के अंतर को आय कहते हैं। मैं आपको फिर बता देता हूँ, इनकम लीगल हो, इलीगल हो या ऐसी कोई प्राप्ति हो जिसका कि सोर्स स्पष्ट नहीं कर पाए। आप पैसा पैदा कीजिए, सरकार कोई मना नहीं कर रही है, लेकिन आपको उस आमदनी का सोर्स देना पड़ेगा। नहीं दे पाते हैं तो उसको हम अनडिस्क्लोज सोर्स इनकम बोलते हैं और उसके ऊपर आपको कर देना पड़ेगा। एक शब्द आता है करदाता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम एसएसई। करदाता कौन होता है? कोई व्यक्ति या अर्थात हम कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो आयकर अधिनियम के तहत आयकर अथवा अन्य कोई राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है, वह करदाता कहलाता है। करदाता कौन हो सकता है, कौन व्यक्ति हो सकता है? हमारे कोर्स में 3 करदाता हैं। इंडिविजुअल, जिसको हम व्यष्टि के नाम से जानते हैं, एचयूएफ, जिसे हिंदू एवं परिवार के नाम से जानते हैं, और फर्म और व्यक्तियों का समुदाय। ये हमारे 4 करदाता कोर्स में हैं जिनकी हमको कर की गणना करनी है। कंपनी, एस कोऑपरेटिव सोसाइटी आदि आदि भी करदाता के नाम से जाने जाते हैं, व्यक्ति के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये जो करदाता टैक्स देता है, ये 12 महीने की अवधि के ऊपर टैक्स देता है। जिस 12 महीने की अवधि में गणना की जाती है उसे हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं, कर निर्धारण वर्ष। तो एक शब्द आता है कर निर्धारण वर्ष किसे कहते हैं? 12 महीने की ऐसी अवधि जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है और 31 मार्च को समाप्त हो जाती है, कर निर्धारण वर्ष के नाम से जानी जाती है। वर्तमान कर निर्धारण वर्ष 2020 और 21 होगा। ये आपका चालू कर निर्धारण वर्ष होगा, जिसमें आपको गत वर्ष की आय के ऊपर गणना करनी होगी। ये कर निर्धारण वर्ष आपका 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होगा और 31 मार्च 2021 को समाप्त हो जाएगा। इस कर निर्धारण वर्ष में गत वर्ष की आय पर कर लगाया जाएगा। बच्चों, मैं तुमसे पहले कह रहा हूँ, शब्दावली याद होनी चाहिए। करदाता किसे कहते हैं, व्यक्ति किसे कहते हैं, कर निर्धारण वर्ष किसे कहते हैं, और हमारा चालू कर निर्धारण वर्ष कौन सा है? 2020-21, 1 अप्रैल 20 से लेकर के 31 मार्च 21। इस कर निर्धारण वर्ष में गत वर्ष की इनकम के ऊपर कर लगाया जाएगा। हर साल कर निर्धारण वर्ष चेंज होता रहता है। गत वर्ष किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में प्रीवियस ईयर बोलते हैं। कर निर्धारण वर्ष से तुरंत पूर्व की 12 माह की अवधि गत वर्ष कहलाती है। वर्तमान में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 20 की अवधि, जिसे 2019-20 कहा जाएगा, गत वर्ष कहलाएगा। ध्यान देना, कर निर्धारण वर्ष 20-21 होगा, जबकि गत वर्ष 19-20 होगा। 1 अप्रैल 19 से पहले की इनकम पर पहले टैक्स लग चुका होगा और 31 मार्च 20 के बाद की इनकम पर अगले साल टैक्स लगेगा। इस साल हमको 1 अप्रैल 19 से लेकर के और 31 मार्च 20 की इनकम पर टैक्स लगाना है, जिसे हम गत वर्ष के नाम से जानते हैं। ये सभी शीर्षकों के अंतर्गत अवधि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च होती है, परंतु एक अपवाद है, ये ध्यान करना। सभी शीर्षकों में 1 अप्रैल से 31 मार्च ली जाती है। पहले या बाद की इनकम को शामिल नहीं करते हैं, लेकिन सैलरी हेड के अंतर्गत जो इनकम है वो कभी कभी मार्च से फरवरी भी ली जाती है। कब? यदि वेतन अगले महीने की प्रथम तारीख को प्राप्त होता है या करदाता सरकारी कर्मचारी है। कारण क्या है? मार्च की सैलरी अप्रैल में मिलेगी और फरवरी की सैलरी मार्च में मिलेगी, इसलिए यह अवधि मार्च से फरवरी ली जाएगी। यह नियम केवल वेतन शीर्षक में लागू होता है, अन्य किसी के ऊपर लागू नहीं होता है। एक व्यक्ति पूरे साल भर 12 महीने की अवधि में पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, धन कमाता है। उस धन का योग लगाने के लिए आयकर अधिनियम के अंतर्गत आमदनी को 5 शीर्षकों में बांटा गया है। ये हेड्स ऑफ इनकम कहलाते हैं। और हमको क्या करना है? जो व्यक्ति जिस शीर्षक के अंतर्गत कमा रहा है, उस शीर्षक के प्रावधानों को लागू करते हुए उस शीर्षक की कर योग आय की गणना की जाती है। ये शीर्षक क्रमशः निम्न प्रकार हैं। पहला शीर्षक है इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर कोई करदाता नौकरी करता है तो नौकरी के कारण उसके नियोक्ता से जो भी उसको पैसा मिल रहा है, चाहे वो नगद मिले चाहे सुविधाओं के रूप में मिले, उन सब का कैलकुलेशन किया जाता है। और ये पहला शीर्षक होता है वेतन शीर्षक से कर योग आय की गणना। ये कर्मचारी सरकारी हो सकता है, अर्ध सरकारी हो सकता है, गैर सरकारी होने हो सकता है। इसमें एक कर्मचारी होना चाहिए और एक उसका नियोक्ता देने वाला होना चाहिए। दूसरा शीर्षक है अगर करदाता ने हिंदुस्तान में या दुनिया के किसी भी कोने में मकान बना रखे हैं और मकानों को वो किराए पर देख करके आमदनी अर्जित करता है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के नाम से जानी जाती है और वो इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य कर दी जाएगी। तीसरा शीर्षक है बिजनेस एंड प्रोफेशन।
यदि करदाता व्यापार करता है, व्यापार का मतलब है वस्तुओं के लेन देन से होने वाली आय बिजनेस की इनकम कहलाती है। या वो प्रोफेशनल व्यक्ति है, प्रोफेशनल डॉक्टर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, प्रोफेसर है या इंजीनियर है, तो वो इनकम जो होगी वो प्रोफेशनल इनकम कहलाएगी, वो पेशेवर शीर्षक पैसे से आय के शामिल की जाएगी। तो ये व्यापार और पैसे से अगर इनकम होगी तो वो इस शीर्षक के अंतर्गत करी की जाएगी। इसमें टैक्सेबल आय की गणना करने के लिए इसके विभिन्न प्रावधानों को लागू करना होगा। कोई भी करदाता अकेले सैलरी हेड से भी इनकम अर्जित कर सकता है, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी से भी कर सकता है, साथ साथ बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो एक हेड से ही इनकम अर्जित करे। ऐसे ही चौथा शीर्षक हमारा पूंजी लाभ शीर्षक से करे हुए आय की गणना कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है? चल अथवा अचल संपत्तियों के हस्तांतरण से जो लाभ अर्जित किया जाता है वो पूंजी लाभ के नाम से जाना जाता है। चल संपत्ति क्या होती है, अचल संपत्ति क्या होती है, उनके हस्तांतरण से लाभ की गणना कैसे की जाती है, ये लाभ लॉन्ग टर्म होते हैं, ये लाभ शॉर्ट टर्म होते हैं, इससे जो आमदनी होगी वो इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य की जाएगी। और ऐसी इनकम जो करदाता साल भर मेहनत करता है, ना तो वो सैलरी से है, ना मकान से है, ना व्यापार पैसे से है, ना कैपिटल गेन से है, तो वो सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत चली जाएगी। जैसे लॉटरी, वर्ग पहली, घुड़दौड़, जुआ, शर्त, ताश, कंपनी के अंशों पर लाभांश, ऋण पत्रों पर ब्याज आदि आदि ऐसी इनकम जो कहीं भी नहीं आई है वो इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य कर दी जाएगी। और इस प्रकार से हम पांचों शीर्षकों की कर योग्य आय की गणना करते हैं। ध्यान रखना, एक करदाता एक शीर्षक से भी इनकम अर्जित कर सकता है और पांचों से भी कर सकता है। इन पांचों शीर्षकों की जो कर योग्य आय होगी वो ग्रॉस टोटल इनकम के नाम से जानी जाएगी, जिसे हम हिंदी में सकल कुल आय के नाम से जानते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम।